सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है कराची में, और ये जो जितने भी दावे, जितने भी वादे किए, कोई भी किसी भी तौर पर केई ने कबूल नहीं किया। एक इजलास हुआ कराची में, गवर्नर साहब ने किया, सीएम साहब ने किया, वफाकी वज़रा तशरीफ़ लाए, बहुत सारे वादे हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, अमल दरामद नहीं हुआ। 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, गैर एलानिया भी हो रही है, शहरी इलाकों में भी हो रही है और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर भी हो रही है। बार बार मैं कहता हूँ, कराची के अंदर 26,000 सनतें हैं, और ये वो सनतें हैं जो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट करती हैं, टैक्स देती हैं, जिस पे मुल्क चलता है। और जो रिसेंट जो टैक्स दिया कराची ने, वो 26,000 अरब रुपए ये टैक्स दिया। मजमूई जो टैक्स है वफाक को जो कलेक्ट हुआ, उसका 65% कराची ने इस साल दिया। कल जब हम एक ट्रांसमिशन कर रहे थे, मैंने बहुत इंतज़ार किया, दावत दी थी पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब को। उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा कि कराची 30% टैक्स देता है। तो मैंने कोशिश की कि वो अपनी वर्किंग करें और वर्किंग करके आ जाएं और फिर बताएं कि 70% देता है कि 50% देता है कि कितना देता है। लेकिन सवाल ये भी है कि चलें, अगर पीटीआई के रहनुमा ये समझते हैं कि कराची 65% या 70% टैक्स नहीं देता वफाक को, 30% ही देता है, तो क्या 30% के जवाब में वफाक कराची के लिए कुछ कर रहा है? क्या रोड नेटवर्क्स ठीक हो रहे हैं, रेल चल रही है, हेल्थ के निज़ाम ठीक हो रहे हैं? ये जो कचरा खड़ा पड़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए वफाक कुछ कर रहा है? इमरान खान साहब को जो इतने वोट्स मिले कराची से, इन 2 सालों के अंदर इन वोटर्स को इमरान खान साहब ने क्या दिया? शमीम नकवी साहब अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, बहुत माजरत के साथ उन्होंने ये भी दावा किया, जो मैंने उन्हें बताया, कि कराची जैसे शहर का जो साइज़ है, इस साइज़ के जो ममालिक हैं, शहर हैं, उसमें 10-10, 15-15, 20-20 कंपनियां बिजली प्रोवाइड करती हैं। कराची में क्यों? उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। तो कल मैंने उनको बताया था, शाम को 4 बजे जो प्रोग्राम था उसमें ट्रांसमिशन के बाद दावत दी थी उन्हें, और सिर्फ सिंगापुर का हवाला दिया था कि 12 कंपनियां वहाँ बिजली प्रोवाइड कर रही हैं। अब इस शमीम नकवी साहब से मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, दावत भी दी है, वो इस प्रोग्राम में आए और दोबारा वो जो 30% वाली बात है उसको दुरुस्त करें, और फिर इस वाली बात को भी दुरुस्त करें कि जो इकॉनमी चलाने वाला आपका शहर है, उसमें सिर्फ एक कंपनी क्यों? आरिफ नकवी साहब की कंपनी क्यों? आखिर केई के अलावा और कंपनियां क्यों नहीं? अभी मैं जो आपसे डेटा शेयर करने जा रहा हूं, मैंने 10 मिनट लगाए इस डेटा के लिए। आप लोग भी अपने गूगल फ़ोन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर बिजली प्रोवाइड करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, सिंगापुर के अंदर 12 कंपनियां इस वक्त बिजली प्रोवाइड करती हैं, सारिफ की जहाँ ज़रूरत हो जिससे वो ले ले। बार्सिलोना स्पेन के अंदर 30 कंपनियां बिजली प्रोवाइड करती हैं, 30 कंपनियां। इस्तांबुल टर्की का बड़ा शहर है, कराची से आधा है, 1.5 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं, 1.25 करोड़ रहते हैं, 17 कंपनियां वहाँ प्रोवाइड करती हैं। ऑस्ट्रेलिया का शहर है पर्थ, वहाँ पे 20 कंपनियां प्रोवाइड करती हैं बिजली। फ्रांस के अंदर, पेरिस का शहर है फ्रांस, उसके अंदर 12 कंपनियां बिजली प्रोवाइड करती हैं। जिसको जो कंपनी बेहतर लगे, जिसका कोई फिक्स्ड पैकेज हो, 3 महीने का पैकेज, 1 साल का पैकेज, सर्विस अच्छी हो, सारिफ वहाँ से लेता है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? ये कोई आसमान से मरीख से फार्मूला लेकर नहीं आया हूं मैं, कोई जो है रॉकेट साइंस का फार्मूला नहीं है। इसमें पीटीआई के इन दोस्त को, शमीम नकवी साहब को बुरा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। लॉयल हैं, आपने आवाम से वोट लिए हैं, कराची वालों से वोट लिए हैं, आपसे सवाल होंगे, आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत सारे पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने, दोस्तों ने रब्ता किया, कहा कि छोड़ें नकवी साहब को, छोड़ दें, कोई बात नहीं। सियासतदानों के अलावा बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने कहा छोड़ दे, लेकिन मैं उनका एहतराम करता हूं, मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता, मैं उन्हें दावत देना चाहता हूं, वो आएँ, जवाब दें, तहकीक कर लें और लोगों को सच्चाई के साथ लेके चलें। मामला ये है कि हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, कराची के मसले, बिजली के मसले के लिए सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पिछली हुकूमत ने किया था, उसने एग्रीमेंट किया था, पीपल्स पार्टी ने किया था, मुस्लिम लीग नून ने किया था। 2 साल हो गए आपको हुकूमत में, वफाक देख रहा है कि के मामले को, ये मसला हल होना चाहिए। मेरे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कंवर नवीद जमील साहब मौजूद हैं हैदराबाद से वीडियो लिंक पर। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम।
ये कराची के जब हम देखते हैं, बातों को देखते हैं, इश्यूज को देखते हैं, तो लगता है कि बिल्कुल लावारिस है, बिल्कुल लावारिस है। ना यहाँ पर कोई डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट नज़र आता है, ना ट्रेन चलती नज़र आती है, ना सड़कें बनती नज़र आती हैं। अब मामला यह है कि बिजली जो है वो महंगी तरीन और एक मुसीबत के हिसाब से लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है, और उसके ऊपर सब ने मीटिंगें कर ली, वज़ीर आज़म ने, गवर्नर ने, CM ने, सब ने मीटिंगें कर ली, बिजली नहीं मिल रही। अब क्या चीफ जस्टिस को पाकिस्तान से अपील की जाए या आर्मी चीफ से अपील की जाए कि इस मसले को हल करवाएं? आवाज आ रही है आपको कमर नबी जमील साहब? मेरा ख्याल है उन्हें आवाज ही नहीं जा रही। बीच में फैसल भाई आवाज गायब हो गई थी, अब आपकी आवाज आ रही है जी। मेरा सवाल आपने सुन लिया था कमर साहब? आपको मेरा सवाल, मैंने आपसे किया था कि ये जो बकौल PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के कराची 30% टैक्स देता है, तो इस 30% टैक्स के कोई वफाक कराची के साथ कुछ कर रहा है? फैसल भाई देखें, कराची के साथ हमेशा से नाइंसाफ़ी होती चली आ रही है, और हम पर अमूमी तौर पर MQM पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम हर मरतबा गवर्नमेंट से बाहर आ जाते हैं। तो हम बुनियादी वजह यही होती है कि हमारा हर जब गवर्नमेंट में जाते हैं तो हमारा उनसे यही कहना होता है कि हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, कराची, हैदराबाद व दीगर सिंध के शहरों को उनका जायज़ मुकाम दिया जाए। अब खुदा का शुक्र है कि ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान की समझ में आ रही है कि कराची के साथ मुकम्मल नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन मसाइल जो कि तू हैं, यही वजह थी कि हमने गवर्नमेंट को छोड़ा और फिर गवर्नमेंट की यकीन दहानियों के वजह से हम वापस आ गए। और ये एक अच्छी बात हुई है कि इस बजट में लगभग 22 अरब रुपया कराची के लिए वफाकी हुकूमत ने रखा है, और उसमें जवेल साहब आप इसके ऊपर अच्छी बात कह रहे हैं। 22 अरब रुपए, 26,000 अरब रुपए, 26,000 अरब रुपए कराची से टैक्स इस साल वसूल हुआ है। 26,000 अरब रुपए, 26,000 अरब रुपीस टैक्स वसूल करने वाले शहर को 22 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं शुक्र है वफाक कुछ दे रहा है, शुक्र है वफाक कुछ दे रहा है। जनाबे वाला यहाँ पे ट्रेन देखें। जी कहीं अपना जवाब दीजिए। फैसल भाई देखें, ये तो नाइंसाफ़ी की बात होगी ना कि आपने मुझे पूरी मेरी बात मुकम्मल नहीं करने दी। ज़रूर कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये भी, इसके लिए भी हमने, जो हम पर इल्ज़ाम आता है कि हम गवर्नमेंट से बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद ही ये पैसे रखे गए, वरना गुज़िश्ता 10-12 साल में तो कराची के लिए चंद अरब रुपए भी नहीं रखे गए। और ये देखें, इसका जो के इलेक्ट्रिक का मसला है, इस पर MQM के MLAs ने नेशनल असम्बली से वॉकआउट किया, सेनेटर्स ने वॉकआउट किया, हमने हैदराबाद में मुजाहरे किए, और फाइनली हमने पार्लियामेंट के सामने जाकर धरना दिया। हमारे 2 ही मुतालबात हैं। एक मुतालबा यही है कि ये जो ख़राबियाँ ये गिरी जुली पैदा हुई हैं, और गवर्नमेंट नेपरा को चेक करे कि इसका काम ये था कि जब ये प्राइवेटाइज हुआ था तो ये कंपनी वो थी, एक अथॉरिटी थी जिसका, और जो अपना के इलेक्ट्रिक है वो इस सिलसिले में बदनाम भी है। अब किस हद तक इसमें हकीकत है कि वो अपना लोगों को अलहदा से ओबलाइज कर लेते हैं, तो इस बात की ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से नेपरा ने इतने अरसे आंखें बंद रखीं। और अब इस बात की ज़रूरत है, और बिल्कुल आपने सही फरमाया, हम लोग भी ये कहते हैं कि कराची जो दुनिया के बड़े शहरों में है, वहाँ पर हर फील्ड में मुख्तलिफ और से ज़्यादा कंपनीज़ हों ताकि उनके दरमियान में कंपटीशन हो और लोगों को बेहतर सर्विसेज मिले। लेकिन हमारे पाकिस्तान की और पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक की ये बदनसीबी है
कि वहाँ पर सेलेक्टेड लोगों को ही सिर्फ चांस दिया जाता है। अगर हर फील्ड में अगर यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज होंगी तो उनके दरमियान में कंपटीशन होगा। इस तरह हर फील्ड में, जिस तरह के आप सेलुलर फ़ोन्स को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, अब इसमें बहुत सारी जब कंपनीज़ हैं तो इसमें कंपटीशन मौजूद हैं, नए नए पैकेजेस आते हैं जिसका आवाम को फ़ायदा होता है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी, और हर पब्लिक को सहूलत पहुंचाने वाले, पब्लिक को सर्विस देने वाले, उसमें एक पेशा वराना बहुत अच्छी बात की और पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कवर नबी जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिराज कासिम तेली से मौजूद हैं, पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, बहुत खरी बात करते हैं। कासिम भाई, ये जो सूरत हाल हालिया हम देख रहे हैं, हम एक तरफ टास्क देखते हैं कि एक्सपोर्ट इतनी करनी है, 26,000 इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी केयरिंग के लिए पॉलिसी बनती है, एग्जीक्यूट नहीं होती। ये इतना बड़ा शहर है, मैंने प्रोग्राम शुरू करते ही दुनिया के तकरीबन 10 से ज़्यादा ममालिक में से कुछ ममालिक के बड़े शहरों के अंदर जो बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ की फिगर्स हैं वो बताई, जिसमें से सिंगापुर के अंदर 12 कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं, इस्तांबुल के अंदर 17 कंपनियां बिजली प्रोवाइड कर रही हैं, बार्सिलोना स्पेन के अंदर 30 कंपनियां बिजली प्रोवाइड कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया पर्थ के अंदर 20 कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं, पेरिस के अंदर 12 कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं, लंदन में तो बहुत सारी कर रही हैं। ये मसला हल ही नहीं हो रहा। आप इस पूरी इंडस्ट्री को चलाने में, मेहनत करने में, बात करने में, कराची के साथ ये छोटे छोटे मसाइल इतने बड़े करके सामने रखे जाते हैं और हल नहीं होते। सिराज भाई, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फैसल भाई मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि, और शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, वो इसलिए नहीं कि आपने मुझे टीवी पे बुलाया, वो इसलिए कि आज आपने कराची की आवाज उठाई है और अल्लाह आपको हिम्मत दे। आपके पास मीडिया है, आपके पास चैनल है और आप एक एंकर हो और आप कराची वाले हो, इसलिए आपका दिल होगा, तो इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। दूसरी बात यह कि ये मैं 20-25 साल से कह रहा हूँ, मगर ये लोग सियासतदान है सारे, वो सियासत से फारिग नहीं होते, वो सियासत अपनी करते रहते हैं और उनके बस में चले तो ये इसी तरह की हवा में बातें कर ले बगैर सोचे समझे और कराची वालों को तंग करते रहे, यहाँ से पैसा खाते रहे। देखो, कराची आज भी मैं समझता हूँ 70% रेवेन्यू देता है और मैं आपको ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, मेरे पास हिसाब है। एनडी का बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है चैम्बर में, इंशाल्लाह मैं आपको कल ब्रेकअप के साथ डिटेल के साथ भेजूंगा, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले। और ये जो बिजली की कंपनियों की आपने बात की ना, अगर ये जो बात है सबको पता है, आपने निकाल के आज रख दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, मगर ये मानने वाली कौम नहीं है। ये सियासतदान पता नहीं किधर से आते हैं, कैसे आते हैं, इनको आपस की सियासत से फारिग नहीं होते और इनको शर्म भी नहीं आती। इस बड़े शहर में वोट लेने आ जाते हैं, खाने पीने के लिए आ जाते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप अगर हिसाब लगाओ ना, आप एक और हिसाब लगाओ जी कि 99 से लेके आज तक, मुशर्रफ के दौर 8 साल जी, फुल पावर के साथ एमक्यूएम मौजूद थी, बिल्कुल हर किस्म का पावर एमक्यूएम के पास था, समझ में आया। और उन्होंने क्या किया, ये इन लोगों के कर अगर अच्छा काम किया होता तो ये बेहतर रहा होता। सही बात है। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी के साथ भी ये मिले हुए थे, फिर पीपल्स पार्टी अकेली रही, आज तक पीपल्स पार्टी है। तो 20-21 साल से ये दो पार्टियां इन्होंने रोल किया है और आज भी शोर कर रहे हैं। और भाई खुदा का खौफ करो, अगर 20 साल के बाद भी कराची वाले रो रहे हैं और 20 साल पहले, और बल्कि अब आपको कब 25 साल 26 साल पहले जी, मैं साइट एसोसिएशन का चेयरमैन था, उस यही बातें होती थी और यही बातें करता था। आप बोलो, मैं रिकॉर्ड निकाल के दूंगा आपको, मेरे पास तस्वीरें मौजूद है, सब मौजूद है। अब पीटीआई की हुकूमत आ गई है, सूरत हाल तो सेम ही है सिराज भाई, 2 साल हो गए पीटीआई की हुकूमत को, सूरत हाल तो सेम ही है। जिस तरह एमक्यूएम ने, पीपल्स पार्टी ने किया, पीटीआई भी उसी सिमत पे चल रही है, कोई बड़ा तब्दीली तो नहीं है। भाई मैं बताता हूँ क्या चक्कर है जी। चक्कर मुझे जो नजर आता है, अगर आप अपने मीडिया के रिकॉर्ड निकलवाओ तो आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिक किस किस को तनख्वाही देता था। आप लोगों ने एलानिया बताते थे, ये टीवी वाले बताते थे कि हर पार्टी लेते थे
के इलेक्ट्रिक से, और उधर जो कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीमेंट है के इलेक्ट्रिक का, अब्राज का, या इससे पहले अलजमाया का था, ये अग्रीमेंट क्यों नहीं देते पब्लिक को भाई? सबके धंधे चल रहे हैं, हमें तो सबके धंधे चल रहे नहीं देते कि उसमें ऐसी चीजें इन्होंने दी हुई है कि ये मोनोपोली रहेगी, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, सारी आप सिराज भाई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में और कंपनीज भी हों बिजली प्रोवाइड करने के लिए, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, ये आसान सी फार्मूला है ये तो। भाई मैंने, अगर आपको याद हो, आप अखबार उठाओ, आपने भी शुरू 3-4 दिन पहले किया, हमने भी 8-10 दिन पहले अखबारों में भी दिया है, टीवी पे भी बोला है कि 2023 में इनका अग्रीमेंट खत्म होता है जी। आजकल इनकी बात हो रही है शंघाई इलेक्ट्रिक से जी। अब हम कहते हैं एक तो अग्रीमेंट को ठीक करें और कम से कम 4 कंपनियां होनी चाहिए कराची में, कम से कम 4 हमारा पास राइट होना चाहिए कि हम किससे ले लें, जिससे लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज कासिम तेली साहब, बहुत खुलकर, बहुत आसान था। मेरे साथ इस वक्त खुर्रम शेर जमान साहब, बहुत सीनियर रहनुमा है, कराची के प्रेसिडेंट भी हैं, PTI के इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम साहब, कल भी आपसे बात हो रही थी, आज मैंने बहुत कोशिश की कि आपके जो पार्लियामेंट, जो अपोजिशन लीडर हैं, पार्लियामेंट लीडर भी हैं मेरा ख्याल है, फिरदौस शमीम नकवी साहब नहीं, हलीम आदिल शेख साहब हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब को दावत दूँ, और जो कल उन्होंने कहा था 30% का, उसके ऊपर उनसे बात कर ली जाए, उनको मेल भी की, उनको SMS भी किए, फिर साथ ही रेवेन्यू वाली बात भी की, और जो दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं उसकी फिगर्स की बात भी की, लेकिन वो तशरीफ नहीं लाए। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल भी आप अवेलेबल थे, आज भी आप अवेलेबल हैं। मामला बहुत छोटा सा, मुख्तसर सा है। इतना बड़ा शहर है, क्या इसमें 2, 4, 5 कंपनियां प्रोवाइड कर सकती हैं बिजली, और सारिफ की जिम्मेदारी, उसका अपना फैसला किस कंपनी से मैं बिजली लूं? मैं सिर्फ इसी सब्जेक्ट पर आपसे चाहता हूं कि रिप्लाई करें। जैसे सिराज कासिम तेली साहब ने भी बात की कि बिजली के लिए 2, 4, 5 कंपनियां हों, PTI की गवर्नमेंट ये सहूलत कराची के लोगों को दे सकती है? सिराज साहब जो बात फरमा रहे हैं ना, उस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। जो बात इन्होंने आज आपसे कही है, ये पिछले 15-20 दिन से, जिस दिन से ये एहतजाज हम कर रहे थे, उस दिन से हमने की है कि जब तक के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली कराची से खत्म नहीं की जाएगी, कराची का मामला हल नहीं होगा। वजीर आजम साहब से भी हमने यही गुजारिश की है, और आपसे भी मैं ही कहूंगा, मैं कभी भी यहाँ पे बैठ के इलेक्ट्रिक का स्पोक्स पर्सन नहीं बनूंगा। जितना नुकसान के इलेक्ट्रिक ने हमें पहुंचाया, कराची वालों को, कराची हाइट्स को, मेरे ख्याल से किसी और ने इतना नहीं पहुंचाया होगा, चाहे वो ओवर बिलिंग की शक्ल में हो, चाहे वो मानसून की बारिशों में लोगों की हादसा हो, लोग मर जाते हैं, उनको कॉम्पनसेट नहीं करते। सो देखें, इन्होंने 2-3 चीजें हमसे मांगी मीटिंग के दौरान। जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में मैं मौजूद था। इन्होंने पहली चीज फरमाई कि हमें फर्नेस ऑयल जो है वो बराबर नहीं मिल रहा, वो उनको दे दिया। इन्होंने इंपोर्ट की डिमांड की, वो उनको दे दिया। इन्होंने कहा गैस प्रेशर ठीक नहीं आ रहा है, गैस प्रेशर को बढ़ा दिया। उसके अगेंस्ट में इन्होंने असद उमर और गवर्नर साहब और शहजाद साहब को कमिटमेंट दी कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी। हफ्ते का दिन था, बोला नेक्स्ट डे से नहीं होगी, लेकिन आज भी आपके सामने वहीं के वहीं खड़े हुए। इनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो नहीं हुई। अब हमने खैर ये फैसला कर लिया है कि नेशनल ग्रिड से कराची की बिजली की जो मिकदार है उसको बढ़ाया जाएगा, और उसके साथ साथ शंघाई इलेक्ट्रिक है उसको भी लेकर आया जाएगा, और उसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया कि और भी ज्यादा कंपनीज होनी चाहिए, और क्योंकि जब तक एक कंपनी काम करेगी इसी तरीके से ब्लैकमेलिंग चलती रहेगी। और जिस तरह सिराज साहब आज कह रहे हैं, आइंदा में यही बात होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर के अंदर कराची बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है, मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूं। वोटर्स के बाद जा नहीं सकेंगे। खुर्रम साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। इसके लिए हमने कोई टाइमलाइन तय की है? कोई टाइमलाइन है इस चीज के लिए जो आपने बात की? इसके लिए जो हमने, जैसे कि मैंने आपसे फरमाया कि नेशनल ग्रिड के पास बिजली मौजूद है, उसके आज तक हमारे से पहले किसी हुकूमत ने सोचा नहीं था, तो उसके लिए अब जाहिर है कि आपको एक पूरा उसका नेटवर्क बिछाना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल से 1.5 साल का पीरियड है, उसको किया जाएगा। इनके जो एग्रीमेंट्स हैं उसको देखा जाएगा, शंघाई को लेकर आया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर हमने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का भी अगर हमने टारगेट रखा ना, तो मुझे यकीन है इस बात को कि हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आज हमने नहीं करा, तो मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हमने वोटर्स से मोड़ कर जाए। बहुत सारे मसाइल हैं कराची के। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम PTI नुमा इस बात को अंडरस्टैंड जरूर कर रहे हैं। खुर्रम शेर जमान साहब अंडरस्टैंड जरूर कर रहे हैं, और मुझे बहुत अफसोस है फिरदौस शमीम नकवी साहब के ऊपर कि वो पता नहीं ईगो का बहाना ले रहे हैं या कोई गलत फीड कर रहा है, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे। हलीम आदिल शेख साहब चीज़ को समझ रहे हैं, गवर्नर साहब चीज़ को समझ रहे हैं, खुर्रम शेर जमान साहब इस मामले को समझ रहे हैं कि कराची में 2, 4, 5 कंपनियां हों जो बिजली प्रोवाइड करें, और कोई शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान हो जिसके तहत कराची के अंदर ये बुनियादी मसला हल हो, शहरियों का भी और ख़ास तौर पे सनतकारों का, जिसके तहत ये पूरा मुल्क चल रहा है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद 2 मौज़ूआत हम डिस्कस करेंगे। शादी हॉल क्यों बंद है,
रीज़न क्या है, क्यों वहाँ पे एसओपी के तहत शादियाँ नहीं हो सकती, इतनी मुश्किलात हैं, आखिर वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, इतने बड़े शहर के अंदर, कराची के अंदर 250 के करीब बस अड्डे हैं, 250 बस अड्डे। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है बस अड्डे सब शहर से बाहर चले जाएं। ये बस अड्डे शहर में क्यों हैं, कौन मुलव्विस है, कौन कितने पैसे ले रहा है, इस ब्रेक के बाद। कोविड-19 बहुत एहतियात के साथ तो सबने रहना है, लेकिन इसकी परसेंटेज जो है पाकिस्तान में कंट्रोल में आई है। और लेकिन ख़तरात की घंटी बज रही हैं। ख़तरात इस बात के हैं कि अब जब ईद आएगी तो लोग फिर मिलेंगे, और जाहिर है जब मिलेंगे तो फिर वो पिछली ईद की तरह से फिर एक लंबी लहर आएगी जिसमें ख़तरात बढ़ जाएंगे और बड़ी अमवात होंगी। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत करना है। हर चीज़ के ऊपर SOPs जारी हो रहे हैं, उन SOPs के ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन कुछ ऐसे शोबे हैं जहाँ पे SOPs बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं और उन SOPs के तहत वो बिजनेस चल सकते हैं, क्योंकि वो उन बिजनेस के साथ बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौके होते हैं। ये जो शादी हॉल्स हैं, ये सीज़न चल रहा है, लोग बड़े परेशान हैं, अपनी गली में अपने घरों के अंदर शादियाँ कर रहे हैं। जाहिर है जिनकी शादियाँ तय हैं वो शादियाँ तो होनी हैं, लेकिन ये पूरा इंडस्ट्री जो है, पूरी इंडस्ट्री पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर डिस्टर्ब है। कराची में तकरीबन 800 से ज़्यादा शादी हॉल्स हैं, पूरे पाकिस्तान में 13,000 से ज़्यादा शादी हॉल्स हैं। बार बार SOPs बनती हैं, फैसला होने वाला होता है और फिर हुकूमत फैसला करती है नहीं हो सकता, शादी हाल नहीं खुलेंगे, जबकि स्पेस बहुत ज़्यादा है, टेबल्स डिस्टेंस पे हो सकती है, खाना भी डिस्टेंस हो सकता है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लंदन के अंदर रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, हर तरह की आसानी हो गई है। मेरे साथ ख्वाजा तारिक साहब बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं शादी हॉल्स एसोसिएशन के। ख्वाजा साहब, हुकूमत के साथ राब्ता, हुकूमत से बातचीत, आखिर किस जगह पे आके बॉल अटक गई है कि शादी हॉल नहीं खुल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कोविड कमेटी है उसके मेंबर से इंडिविजुअली भी और एक हमारी कलेक्टिव मीटिंग भी हो चुकी है कमिश्नर ऑफिस के अंदर। रिसेंटली भी हमारी 3 दिन पहले भी मीटिंग हुई है जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद थे। नासिर हुसैन शाह साहब ने हमको यकीन दिलाया है कि जी हम इसको देख रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री के साथ जो दिहाड़ीदार तबका है जो फाका कशी का शिकार है। बड़ी प्यारी बातें करते हैं नासिर शाह, करी तो बहुत अच्छी बात है। बताएं, वो ये कहते हैं नासिर शाह, बैरिस्टर वहाब इतनी जबरदस्त बातें करते हैं, और चैंपियन हमारे मुराद अली शाह साहब जीत लेते हैं दिल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने हमको यकीन दहानी कराई है कि आपके SOPs भी बने हुए हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि NCOC मीटिंग के अंदर जहाँ फेडरल और प्रोविंस ने मिल करके बैठना है, वहाँ पे इसके लिए क्या होता है। आपने क्या तजवीज़ दी? जाहिर है अब उन्होंने अगर बात कर दी कि वफाक फैसला करे, सूबे ने फैसला कर लिया, खुद आपकी बात उन्होंने मान ली, अच्छी बात है। वफाक में बॉल कहाँ जाके अटकती है, क्यों ऐसा फैसला नहीं हो रहा? जबकि ये आसान सी बात है, इसमें दुश्वारी वाला नहीं। अगर आप तय करते हैं शादी हॉल में, इस साइज के शादी हॉल में इतने लोग आ सकते हैं, इस डिस्टेंस पे बैठेंगे, खाना इस तरह से खाया जाएगा, तो बहुत सुकून से चीज़ें हो सकती हैं। फैसल, द पॉइंट इज़, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, हमने इन दोनों से बात की है अलग अलग, क्योंकि ज़ाहिर है हमें कोई ऐसा फोरम नहीं मिला जहाँ पे हम कलेक्टिवली इनके सामने बैठ कर के बात करें और ग्रीवेंसेस सामने आए। इन्होंने अभी भी कहा आपके SOPs तैयार हैं, हमें कोई इशू नहीं है। हमने कहा कि देखें हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम एग्जीक्यूटर्स हैं, आपको कोई इशू हुआ तो हमें इशू हाईलाइट करें ताकि हम उसका कोई सोल्यूशन बताएं। वो आपने बात कर ली, कमिश्नर साहब से हो गई, ब्यूरोक्रेट से हो गई, CM से हो गई, मिनिस्टर से हो गई। इस इंडस्ट्री के साथ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं? जब हम बात करते हैं शादी हॉल की, इकोनॉमी की जी और रोजगार की जी, तो कौन कौन से लोग इससे कनेक्टेड हैं जो इस वक्त डिस्टर्ब हो रहे हैं? सर, इस वक्त चाहे आप शहर की बात करें या आप पूरे मुल्क की बात करें, हम करते हैं एटलीस्ट 50% इंडस्ट्रीज ऑफ दिस कंट्री आर कनेक्टेड विद दिस मैरिज हॉल इंडस्ट्री। 50% इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। कैसे? नासिर शाह साहब ने, मैं आपको बताऊँ, इस मीटिंग के अंदर इंडोर्स की हमारी बात। उन्होंने कहा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब से मुझे मौका मिला तो मैं ये बात उठाऊंगा कि दिस इंडस्ट्री इज एज इम्पॉर्टेंट एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, उसके लिए आपने SOPs तैयार किए, पैकेजेस तैयार किए, सब कुछ किया है। कहने लगे मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं उनको बताएं ना, समझाएं तो सही कैसे। सर देखें, इसके अंदर कैटरिंग है, ब्रेवरेज की इंडस्ट्री है, कपड़ों की है। देखें, कपड़ों में भी कई तरह के आते हैं। एक नॉर्मल कपड़े जो आप पहनते हैं शादी ब्याह के हिसाब से वो भी बनते हैं, ब्राइडल वेयर भी बनता है, फिर आपके कॉस्मेटिक्स है। शादियां हो रही हो तो नहीं सर, शादियां उस पैमाने पे नहीं हो रही हैं। शादियां हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं। और आप यकीन माने, जितने शादी हॉल ओनर्स हैं उनके पास फ़ोन आ रहे हैं, लोग परेशान हैं।
वो कह रहे हैं कि भाई हम इस तरह छुप छुपा करके हम शादियां नहीं कर सकते, यहाँ पे छापे पड़ने का डर हो, क्योंकि हो तो रही हैं लेकिन वहाँ छापे भी पड़ रहे हैं, छापे पड़ने का डर हो, लोग सादगी से शादी कर रहे हैं। सर बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऐसे लोग हैं जो इत्मीनान से हैं कि यार बच्ची रुखसत हो गई, पैसे कम हुए, खर्च हुए, मेहमान कम आए, एहतियात से एक अलग एडवांटेज है जो लोगों को हासिल हुआ है, वो आप उसको वरा करें। छापे पड़ रहे हैं, अगर कहीं छापे पड़ रहे हैं तो छापे भी पड़ रहे हैं और छापे नहीं भी पड़ रहे हैं, वो नफरी आती है चली जाती है वहाँ पर। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो स्टिल वांट के भाई हम एसओपीज के साथ एक बेहतर एनवायरनमेंट में बेहतर तरीके से। एक और साहब से मैं आपकी बात करवाता हूँ, पिछले 4 महीनों से हर जगह पे दरवाजा बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, शोर मचीन, रिजल्ट नहीं ले पा रहे। 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स हैं, 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी खूब खाने पीने वाले लोग हैं। अब ये 1 लाख रेस्टोरेंट्स में से तकरीबन 10,000 रेस्टोरेंट्स बंद हो गए जो आइंदा नहीं खुलेंगे। अतर सुल्तान चावला साहब ने पहले बताया था, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। चावला साहब, एसओपीज बनाना, चीज़ों को आगे लेके जाना, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। जुल्फी बुखारी साहब ने जो गेस्ट हाउस होटल एसोसिएशन के वफ्द है उससे मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि बकरा ईद के बाद गेस्ट हाउस खुल जाएंगे। सियाहत की पॉलिसी के अंदर उनको ऐड कर दिया, कमेटी के अंदर उनको ऐड कर दिया कि आप ये सब कुछ करेंगे। बहुत अच्छी बात है। ये खाने पीने वाले मामले के अंदर क्यों पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो राब्ता नहीं कर रही, या बात नहीं कर रही, या रिजल्ट नहीं दे रही? क्या सूरत है हाल चावला साहब? फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई 10,000 नहीं, कम से कम 20,000 के करीब बंद हो चुके होंगे। 20,000 कह दिया आपने यार, अल्लाह रहम करे। लास्ट टाइम भी 20,000 ही कहा था मैंने, अभी भी 20,000 ही कहा है। अच्छा, मैं हुकूमत ही उसमें थोड़ी हूँ कि कभी आगे कभी पीछे। नहीं, अल्लाह ताला रहम करे। 80,000 के करीब रेस्टोरेंट्स अभी भी हैं। अब आपके अभी भी हैं। बात यह है कि जुल्फी बुखारी साहब ने बहुत अच्छी पॉलिसी बताई, लेकिन उस पॉलिसी में अगेन मसला ये है जो हुकूमत का चलता आ रहा है कि जी स्टेक होल्डर्स कहाँ शामिल हैं, ना रेस्टोरेंट्स वालों को शामिल किया। आप मुझे खुद बताइए, क्या पाकिस्तान में या दुनिया भर में टूरिज्म बगैर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के चल सकती है? नहीं चल सकता। वो भूल गए क्या? तो बता दीजिए। जुल्फी बुखारी भूल गए खाना पीना, वो बर्गर खाते होंगे। सर तो बर्गर भी तो खाने पीने में ही आता है ना, वो भी नहीं चलता। अब मसला ये आ रहा है कि हर दफा एक आ जाती है नई चीज कि जी खोल दिया जाएगा। हम सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ एक डिमांड। मैंने मिनिस्टर इंडस्ट्री से भी एक ही बात की थी कि आप हमें एक दफा बता दीजिए कि हम आपको 15 जुलाई को खोलेंगे। नहीं जी, 15 डेट दे दें, एक डेट दे दें। मतलब इतना तो नहीं है ना। अब तो माशाल्लाह कोरोना कहाँ से 6,500 डेथ वो आ रहे थे केसेस, अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2,000 से नीचे पे चले गए हैं, कंटिन्यूस नीचे जा रहे हैं। एक डेट दे दें ताकि प्लान हो जाए और कम से कम खोलने की तैयारी हो जाए। नहीं तो आप यकीन मानिए कि 20-22 लाख अफराद लोग इसमें काम करते थे। सर अब 1 मिलियन भी काम नहीं कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। 1 मिलियन से ज्यादा तो घर पे बैठ चुके हैं। 1 मिलियन से 15% से ज्यादा सेलें नहीं आ रही हैं, तबाह बर्बादी का शिकार हैं। हर दिन मैं सुनता हूं कि ये 2 रेस्टोरेंट वो बंद हो गए, 4 वो रेस्टोरेंट बंद हो गए, और जो चल भी फौरी तौर पर खुलना चाहिए। बहुत शुक्रिया अतर चावला साहब, बहुत शुक्रिया साहब। मामला यह है कि जब हुकूमत ने सियाहत की पॉलिसी का ऐलान किया और दुनिया भर को बताया कि पाकिस्तान एक ज़बरदस्त खूबसूरत मुल्क है, आप आएँ पाकिस्तान देखें, तो जो बाहर से लोग आएंगे वो ठहरेंगे कहाँ पर? तो होटल और गेस्ट हाउस एसोसिएशन वालों को वो ले नहीं रहे थे रूप के अंदर, फिर उन्होंने शोरवन मचाया तो उनको लूप में ले लिया, फिर ये जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको लूप में नहीं ले रहे। जुल्फी बुखारी कहीं कोने में बैठ के शायद पॉलिसी बनाते हैं, लोगों को, स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं करते। जब शोर मचता है तो फिर बुलाते, फिर कहते हैं हाँ आपको भूल गए थे, आपको भी कमेटी में रख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है चावला साहब आपको भी बुला लेंगे, आपको भी कमेटी में रखेंगे। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद बात होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, 250 बस के अड्डे शहर में मौजूद हैं। हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर शहर के बाहर अड्डे बनाए हैं, लेकिन भत्ताखोरी हो रही है, अड्डे बाहर नहीं जा रहे हैं। आपको बहुत इंकिशाफात इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि मामला है क्या, पुलिस कितना पैसा खा रही है। वेलकम बैक। कराची इतना बड़ा शहर है, अब पूरे मुल्क से लोग यहाँ आते हैं ट्रेनों के जरिए, बसों के जरिए। इस शहर के अंदर 250 से ज़्यादा बसों के अड्डे हैं। अच्छा, ये अड्डे नहीं हो सकते, ये एक माफिया के जरिए अड्डे चल रहे हैं। सिंध हुकूमत चाहती है अड्डे बाहर चले जाएं, हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है ये अड्डे बाहर जाएं, और 3, 4, 5 जगहों के ऊपर अड्डे बने हुए हैं जहाँ से बसें मुसाफिरों को लेकर अंदरूनी मुल्क
मुख्तलिफ शहरों में चली जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से पूरा शहर बेहंगम सूरत हाल के अंदर है। सेक्रेटरी साहब जो कि ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी हैं, जिनको रोकना है ये, उनका नाम है गुलाम अब्बास डेतो साहब, वो खुद मुख्तलिफ जगह पे खड़े हैं और बसों के अड्डे जो हैं उसके इफ्तिताह कर रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाता हूँ उनकी, आप तस्वीर देखें, फीता काट रहे हैं डेतो साहब, इतने बड़े मतलब ज़ईफ़। ये देखें आप, तस्वीर देखें आप, इनका कमाल देखें आप। सिंध हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ये, यानी कि हुकूमत सिंध कह रही है, वजीर ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं कि ये सारे अड्डे बाहर जाने चाहिए, लेकिन सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं, आराम से आते हैं, उनके बाद 4 बसें खड़ी करते हैं, अड्डा बनवाते हैं और फिर फीता पकड़ के 2 लोग खड़े हो जाते हैं और बीच में फीता काटते हैं, इफ्तिताह करते हैं। अब ये मामला है क्या, ये अड्डे क्यों बाहर नहीं जा रहे? मेरे साथ इरशाद संजरानी साहब इस वक्त मौजूद है, हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं। इरशाद साहब, मामला क्या है? पुलिस कितने भत्ते ले रही है? अड्डे कहाँ कहाँ है? हाई कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल फैसल साहब, ये बहुत बड़ा मामला है और ये इसको अगर हम कहें कि कराची का काला बजट कहा जाए, जो कि FATF भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, FIA भी इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कराची में जो 250 से ज़ायद जो गैर कानूनी बस अड्डे हैं, कराची में सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत सिंध के जो मुतय्यन करदा सरकारी जो अड्डे हैं वो सोराबगढ़ पर कराची टर्मिनल है, इसके अलावा कोरंगी में जो एबर्ट लेबॉर्ट्री पर है KDA का है, इसके अलावा जो बलूचिस्तान जाने के लिए यूसुफ गोड पर KMC का टर्मिनल दिया है। इसके अलावा तमाम जितने भी सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिपोर्ट पेश हुई थी जिसमें सिंध पुलिस और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिलकर ये बनाई थी, जिसमें बताया गया था बाकायदा 250 से ज़ायद जो गैर कानूनी अड्डे हैं जो कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हैं कराची के। इस हवाले से जो ये गैर कानूनी जो अड्डों को जो सपोर्ट करते हैं, इसमें जो है स्टेट विद इन स्टेट कायम करने वाला एक जहांजेब उर्फ राजू बंगश है, जो कि बीटर है। राजू बंगश को दिखाते हैं ना, राजू बंगश साहब किस तरह धमकी दे रहे हैं, जरा भी क्लिप देखें। राजू बंगश साहब सबको, वजीर आला को, वजीर ट्रांसपोर्ट को, पुलिस को ललकार रहे हैं। जरा देखें राजू बंगश साहब का एक शॉट सुनवाता हूं मैं। भाई ये जो राजू बंगश साहब हैं, ये ललकारते हैं कोर्ट ऑर्डर्स की ऐसी की तैसी, नहीं मानते हाई कोर्ट को, और ये कहते हैं IG साहब की भी ऐसी की तैसी नहीं मानेंगे, CM साहब की, वजीर ट्रांसपोर्ट की, सबकी। सेक्रेटरी साहब इनके कहने पर चल भी रहे हैं, वो फीते भी काटते हैं, मुख्तलिफ अड्डे जो है उनका इफ्तिताह भी कर रहे हैं। ये संजरानी साहब, ये जो पैसों का मामला है इसके अंदर, ये मैकेनिज्म कैसे चल रहा है? अगर ये अड्डे बाहर चले जाएं, जैसे कि इस्लामाबाद और पिंडी में शहर से बाहर अड्डे हैं, लाहौर में शहर से बाहर हैं ये बसों के अड्डे, लोग जाते हैं उस अड्डों में बैठते हैं और मोटरवे पर चले जाते हैं। कराची में शहरों के अंदर एम ए जिना रोड के ऊपर, माड़ीपुर के ऊपर, लियारी के अंदर बसें खड़ी हुई हैं और पूरा शहर बेहंगम कर देती हैं। 6000 से ज़्यादा बसें रोज़ाना आती हैं शहर के अंदर और बेहंगम करती है, पूरे एनवायरनमेंट को बाहर चली जाती है। कौन कौन पैसे ले रहा है सारे सिंध में? बिल्कुल फैसल साहब, ये वो रिपोर्ट है जो कि पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जमा हुई थी। ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें जो 250 से ज़ायद अड्डे हैं, जो मुलविस लोग हैं, 100 से ज़ायद पुलिस स्टेशन है कराची के, जिसमें हमारे सोर्सेस ने बाकायदा हमने इस पर काम किया है। वो हफ्तावार जो है 50 लाख पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसको देते हैं और माहाना 2 करोड़ रुपए जो भत्ता पहुंचाते हैं। पहुंचाने वाले जो हैं महकमे ट्रांसपोर्ट के 2 बीटर्स हैं, जिसमें किलर्स का जो नाम हमें सामने आया है उसमें नवीद और रेहान बीटर है, और सबसे बड़ा जो बीटर है और ये जो इसका माफिया है जो कि PTM को भी सपोर्ट करता है वो है जहांजेब उर्फ राजू बंगश। ये बाकायदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रांसपोर्ट महकमे और ट्रैफिक पुलिस को ये पहुंचाता है, और SHOs बाकायदा इसमें मुलविस हैं, जो कि हमारी जो तहकीकात जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई उसमें 100 पुलिस स्टेशन को बाकायदा माहाना 2 करोड़ भत्ता जाता है, और इसके अलावा जो 1.5 करोड़ रुपए जो है ट्रैफिक पुलिस वाले लेते हैं। इन सबको ये मैनेज करते हैं और जो तमाम जो इलीगल बस अड्डे वाले हैं वो देते हैं राजू बंगश को, और वो फिर वो आगे पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी साहब। ये है कि ये बस अड्डे जब हुकूमत सिंध ने अलॉट कर दिए सोराबगोड के ऊपर बड़े पैमाने पर, बहुत अच्छा एक बस अड्डा है जहाँ पे स्पॉट डिसिप्लिन के साथ सारे शहरी बहुत इज्जत से अंदरूनी मुल्क जा सकते हैं, उसको आबाद नहीं होने दे रहे और हुकूमत की नहीं मान रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर्स की नहीं मान रहे हैं। आखिर इनके खिलाफ कब एक्शन होगा? एक्शन की जरूरत है। प्रोग्राम ये खत्म कर रहा हूँ, इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।